हाय एवरीवन, वेलकम टू केजीएस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट 3 सीसैट वाला जो आप लोग दिए हैं। आप डिस्कशन शुरू करने से पहले फिर से मैं बता दूं कि ये डिस्कशन उन बच्चों के लिए है जिनकी तैयारी हो चुकी है और जिन्होंने टेस्ट दिया है, या ऐसे बच्चे हैं जो इस पेपर को पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये टेस्ट का डिस्कशन है। इसमें क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप नहीं कराया जाएगा, उसका आंसर डिस्कस करना है। ठीक है, समझ गए आप लोग? अब मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये परिच्छेद का क्वेश्चन है। आप क्योंकि अंग्रेजी और हिंदी दोनों बच्चों के लिए है, तो जहाँ पर हिंदी मुझे बोलना होगा, डिस्कस करना होगा, मैं इसको पढ़ दूंगा, समझा भी दूंगा। जहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं समझ में आएगा, मैं वहाँ पे हिंदी वाला परिच्छेद नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो पढ़ूंगा इंग्लिश, और अगर लगेगा हिंदी पढ़ना चाहिए और समझाना चाहिए तो मैं समझा दूंगा। तो ठीक है, क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज टर्म्ड द लास्ट मंथ 2 lakh crore plus GST revenue a landmark, attributing them to a strong economy and efficient collection. This should put to rest the center's concern from a few years ago that the return from the GST regime, now 82-month old, had been overwhelming. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पिछले महीने के 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी राजस्व को एक मील का पत्थर करार दिया और इसे एक मजबूत अर्थव्यवस्था और कुशल संग्रह का श्रेय दिया है। इससे केंद्र की कुछ साल पहले की यह चिंता दूर हो जानी चाहिए कि 82 महीने पुरानी जीएसटी व्यवस्था के रिटर्न कम आ रहा है। जो पहले था चिंता 82 महीने पहले, अब ऐसा नहीं है। ओवरवेलमिंग रिटर्न आ रहा है, काफ़ी रिटर्न आ रहा है, ये है। अब आगे है, नो डाउट sustained action against frauds such as fake invoicing and stricter compliance norms have helped shore up revenue। मतलब फ्रॉड के अगेंस्ट एक्शन, कंप्लायंस के लिए फोर्स करना, ये सब चीज़ इतना रेवेन्यू के लिए जो आया है उसमें हेल्प किया है। विथ सेंट्रल जीएसटी रेवेन्यू ओवर शूटिंग लास्ट ईयर टारगेट, सेंट्रल जीएसटी पिछले साल के टारगेट को से आगे बढ़ गया। मीटिंग द गोल सेट इन द इंटरिम बजट फॉर 24-25 नाउ रिक्वायर लेस देन 10% रेवेन्यू ग्रोथ। मतलब जो इंटरिम बजट है 24-25 का, उसका भी गोल मीट कर चुका है। अब मात्र 10% से कम ही रिक्वायरमेंट है। मतलब वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अब 10% से कम राजस्व वृद्धि की आवश्यकता है। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट द इजी पार्ट वुड बी टू अपग्रेड रेवेन्यू टारगेट इन द फुल बजट। अब जो फुल बजट आएगा क्योंकि अभी तो इंटरिम बजट था, इलेक्शन हुआ है, नई सरकार आएगी। द मोर क्रिटिकल इम्पेरेटिव इज टू प्लान एंड एक्जीक्यूट द एक्सपेंशन ऑफ द जीएसटी नेट, expedite the long-awaited reboot of its complex rate structure to make it a truly simple tax for consumers and investors. Now that revenue worry are relatively muted। ये क्या अब आगे होना चाहिए उसकी बात किया है। तो यहाँ पे है, अगली सरकार के लिए आसान हिस्सा पूर्ण बजट में राजस्व लक्ष्यों को उद्यतन करना होगा। अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता जीएसटी तंत्र के विस्तार की योजना बनाना एवं उसे क्रियान्वित करना, और भी चीज़ें जीएसटी नेट में आए। इसकी जटिल दर संरचना, जो रेट का जो स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई करना, ताकि इसे उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिए वास्तव में सरल कर बनाया जा सके। अब राजस्व संबंधी चिंताएं अपेक्षाकृत कम हो गई, मतलब कलेक्शन वाली चिंता अब कम हो गई है, बेसिकली ये कह रहा है। तो ये जो पैसेज है, ये पैसेज बताया कि जीएसटी कलेक्शन कितना अधिक हो चुका है, मतलब कितना अच्छा ग्रोथ है जीएसटी कलेक्शन में। जो वो 82 महीने पहले जीएसटी रिजिम आया था उस समय थोड़ा कम रेवेन्यू आ रहा था, वो चिंता अब दूर हो गया है। जो
गोल सेट होता है, लक्ष्य सेट होता है बजट में, लगभग वो पूरा हो जा चुका है। आगे क्या करना है, कैसे टैक्स रेट को सिंप्लीफाई करना है और भी चीज़ें टैक्स नेट में लाना है, वो सब बातें हुई है। अब क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इम्प्लीकेशन कैन नॉट बी, ध्यान देना, बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज अबव, उपरोक्त परिच्छेद से क्या निहितार्थ नहीं निकाले जा सकते। इसका मतलब इस 4 ऑप्शन में 3 निकाले जा सकते हैं, एक नहीं, वही आंसर है। नहीं वाला पे जोर देना चाहिए, अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। इंडिया जीएसटी रेवेन्यू एक्सीड्स ₹2 ट्रिलियन, मार्किंग अ टर्न अराउंड, द फाइनेंस मिनिस्टर क्रेडिट्स ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड एफिशिएंट कलेक्शन। ये जो लिखा है यहाँ पे 2 लाख करोड़, वो बेसिकली 2 ट्रिलियन है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये इम्प्लाई तो करता है, ये पहले ही लाइन में दिख रहा है जो निर्मला सीतारमण का स्टेटमेंट है, तो ये तो आंसर नहीं है। बी, द पैसेज ओवरलुक्स sector specific impact of increased GST revenue, focusing solely on revenue achievement and the need for GST system reform. ओवरलुक वाली जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि ये पैसेज जीएसटी रेवेन्यू से रिलेटेड है, उसको ग्रोथ से रिलेटेड है। सेक्टर स्पेसिफिक इम्पैक्ट वाला ये पैसेज नहीं है, तो ये इम्प्लाई नहीं करता है, तो इसकी चांस ज़्यादा आंसर होने का। आगे, डिस्पाइट रेवेन्यू ग्रोथ, स्ट्रक्चरल जीएसटी रिफॉर्म आर क्रूशियल टू टैकलिंग फ्रॉड, सिंप्लीफाइंग रेट्स, एक्सपैंडिंग द टैक्स नेट, इनहेंसिंग कंप्लायंस एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। ये सब लास्ट में यहाँ पे बात हुआ है, तो ये तो इम्प्लाई करता है, नन ऑफ द अबव ये नहीं है। सो आंसर इज बी। सो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट पैसेज, देखें क्या है। टिपिकली द कंपनी दैट ओन द स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स गेन इनॉर्मसली बिकॉज every manufacturer of cellular phones has to license the technological standard in question in order to survive in the market. सैद्धांतिक रूप से मानक आवश्यक पैटेंट के स्वामित्व वाले कंपनियों को काफी लाभ होता है, क्योंकि सेलुलर फोन के प्रत्येक निर्माता को बाजार में बने रहने के लिए संबंधित तकनीकी मानकों का लाइसेंस लेना पड़ता है। मतलब कुछ ऐसे कंपनी हैं जो कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं, उसका पेटेंट होता है, और जो मोबाइल कंपनियां हैं उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, उसके लिए उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है और पे करना पड़ता है जिनके पास पेटेंट है। तो बोलता है कि वैसे कंपनियों जिनके पास पेटेंट है काफ़ी लाभ उनको होता है। आगे, द लैक ऑफ अल्टरनेटिव ऑल्सो मीन्स द ओनर ऑफ एसईपी पेटेंट्स जो है कैन डिमांड extortionary royalty or licensing term from manufacturer that block competition। तो अल्टरनेटिव तो है नहीं पेटेंट का, तो जो एसईपी के ओनर्स हैं, पेटेंट के ओनर्स हैं, वो एक्सटॉर्शनरी रॉयल्टी मांगते हैं और लाइसेंसिंग टर्म्स भी करा कर देते हैं वैसे मैन्युफैक्चरर से जो कंपटीशन को ब्लॉक करता है, ठीक है। आगे, इन इकोनॉमिक्स दिस इज कॉल्ड द पैटेंट होल्ड अप। इस फेनोमेना को, इस चीज को पैटेंट होल्ड अप प्रॉब्लम बोलते हैं। इन थ्योरी द स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन आर सपोज टू प्रिवेंट सच सिनेरियो by requiring the owner of patents to license the technology at a fair, reasonable and non-discriminatory FRAND rate। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिनका सपोज्ड है कि उनको ऐसे सिनारियों को रोकना चाहिए और फेयर, रीजनेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रेट पे पेटेंट को उन लोगों को बेचना चाहिए या लाइसेंस देना चाहिए। इन प्रैक्टिस दिस मॉडल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन by the technology industry has been marked with opacity and has failed rather spectacularly, as evidenced by the record figures that some of the SCP owners have had to cough up across the world for engaging in anti-competitive practices। मतलब जो सेल्फ रेगुलेशन है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री वाला, जो भाई उनको सेल्फ रेगुलेट करने चाहिए जिनके पास पेटेंट है,
लेकिन उसमें ओपेसिटी मतलब ये होता है कि मतलब उस तरह का चीज़ दिखता नहीं है, मतलब प्रैक्टिस में नहीं दिखता है, और सेल्फ रेगुलेशन फेल कर चुका है बेसिकली, जैसे रिकॉर्ड से पता चलता है। और एससीपी ओनर जो है, पेटेंट ओनर है, वो काफ़ी पैसा कमाते हैं इन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेज में इंगेज होकर। मतलब ये है कि व्यवहार में प्रौद्योगिकी उद्योग द्वारा स्वनियमन के इस मॉडल को अस्पष्टता के साथ चिन्हित किया गया, और यह शानदार ढंग से विफल रहा है, जैसा कि रिकॉर्ड आंकड़ों से पता चलता है। इनमें से कुछ मानक आवश्यक पेटेंट मालिकों को प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं में संलग्न होने की दुनिया भर में भुगतान करना पड़ा है। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट क्रिटिकल इन्फेरेंस, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फेरेंस, सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष इसके आधार पर क्या निकाल सकते हो। तो पहला है, आपको पता है कि जब भी पैसेज का आंसर करें तो गलत ऑप्शन को काट देते हैं, प्रोबेबल ऑप्शन में टिक लगाते हैं, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन को चुन लेते हैं जो मोस्ट एप्रोप्रिएट लगता है। एसएसओ मतलब ये स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन have consistently maintained transparency and effectively regulated fair licensing practices from SEP. Maintain transparency justified नहीं है, regulated fair licensing ये भी नहीं, effectively भी नहीं है justified, पैसेज के अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। बी, SCP ओनर मतलब पेटेंट ओनर adhere to fair, reasonable and non-discriminatory licensing term विदाउट एक्सप्लॉइटिंग देयर मार्केट डोमिनेंस, ये भी नहीं इंप्लाई करता है। मानक आवश्यक पेटेंट मालिक हमेशा अपने बाजार प्रभुत्व का फायदा उठाए बिना निष्पक्ष, उचित और गैर भेदभावपूर्ण लाइसेंसिंग शर्तों का पालन करता है, नहीं, ये इंप्लाई नहीं करता है, वो तो गड़बड़ करता है पेटेंट ओनर। सी, द करेंट सिस्टम फॉर लाइसेंसिंग एसईपी, पेटेंट जो एसईपी है ये वाला पेटेंट जो है, लैक effective regulation leading to anti-competitive behavior by SEP owners and hindering market competition, इसका पूरा चांस है आंसर होने का। SEP owners never face consequences or penalty for engaging in anti-competitive practices, indicating a flaw in the regulatory framework। ये नेवर वाली बात जस्टिफाइड वैसे नहीं है, बाकी तो सही इसमें लिखा हुआ है, तो नेवर जस्टिफाइड नहीं है। तो सी और डी में अगर चुनना है तो बेस्ट आंसर इज सी, तो सी इज द राइट आंसर, डी को हम रूल आउट कर देंगे। समझ गए। जैसा कि मैंने पहले की डिस्कशन में बताया है कि आपके पास समय कम होता है तो पैसेज के एक एक शब्द आप समझ नहीं पाएंगे, पैसेज का इंटेंट समझ जाएं, पैसेज किस चीज़ के लिए है, क्या कहना चाह रहा, तो ये अगर आप जान गए तो आप आंसर कर सकते हैं। पैसेज को एक एक शब्द समझने की कोशिश कभी ना करें, एक बार पढ़ के मोटा मोटा चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये आपकी रीडिंग हैबिट पे डिपेंड करता है, रीडिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है, कितना आप पढ़ाई किए हैं, कितना वाइडर रीडिंग किए हैं। ठीक है, रीडिंग एबिलिटी यही होता है, जिसको बोधगम्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोधगम्यता। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा गणित का है, मैथ्स रिलेटेड है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी का है, आंकड़ों की पर्याप्तता का है कि किसी सामान का क्रय मूल्य क्या है। आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल ए लॉस ऑफ 10% ऑन द कॉस्ट प्राइस इज इनकर्ड। ठीक है, मतलब मान लो ऐसे पहला क्या हम करते हैं, पहला कि भाई सीपी अगर 100 है तो एसपी 90 है, 10% का लॉस से बचा, बट इससे कॉस्ट प्राइस क्या है उस आर्टिकल का नहीं पता चलेगा। ये तो मैंने 100 मान के कहा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं चलेगा पहला से। दूसरा से द सेलिंग प्राइस इज 9/10 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ये भी वही चीज़ है, सीपी 100 लो तो एसपी क्या है 9/10 × 100 और 90, इससे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पता नहीं चलेगा। और दोनों को कंबाइन भी करोगे, दोनों तो सेम ही चीज़ बोला है, कॉस्ट प्राइस एक्चुअल नहीं पता चलेगा। तो दोनों को स्टेटमेंट को मिलाकर भी हम आंसर नहीं कर सकते, तो क्या है, नॉट सफिशिएंट बोथ स्टेटमेंट। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे ऑफ द वीक
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे राज लीव्स फ्रॉम फॉर न्यू दिल्ली। मतलब वीक को, सप्ताह को मंडे से संडे काउंट करके राज किस दिन न्यू दिल्ली के लिए गया है। और पहला कथन है राज सिस्टर करेक्टली रिमेंबर दैट राज लेफ्ट फॉर न्यू दिल्ली वन ऑफ द डेज आफ्टर वेडनेसडे। अब मतलब पहला स्टेटमेंट से थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे या संडे, ये तीनों दिन की संभावनाएं आ रहा है। दूसरे कथन से राज मदर करेक्टली रिमेंबर दैट राज लेफ्ट फॉर न्यू दिल्ली आफ्टर ट्यूजडे बट बिफोर सैटरडे। तो सेकेंड से आफ्टर ट्यूजडे मतलब वेडनेसडे, ठीक है, बट बिफोर सैटरडे तो थर्सडे और फ्राइडे सेकेंड स्टेटमेंट है। पहले कथन से भी एग्जैक्ट डे नहीं पता चल रहा है, सेकेंड से भी नहीं पता चल रहा है। दोनों अगर कंबाइन भी करते हैं तो देखो थर्सडे एंड फ्राइडे कॉमन आ रहा है, तभी 2 दिन कॉमन आ रहा है। इसका मतलब एग्जैक्ट डे नहीं पता चल पाएगा दोनों को कंबाइन करने के बाद भी। तो क्या आंसर होगा? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर इनसफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, राइट। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? अब ये क्रमचय एवं संचय क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। गिवन 5 लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 3, 4, 5, 6 and 7। मतलब कोई लाइन 3 यूनिट का है, कोई लाइन 4 यूनिट का है, कोई लाइन 5 यूनिट का है, ऐसे दिया हुआ है 6, 7 ऐसे। अब क्वेश्चन क्या है? देन द नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दिस लाइंस। अब इस लाइन को अगर ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाना है तो कितने ट्रायंगल बना सकते हैं? ऑब्वियसली 3 लाइन से आप एक ट्रायंगल बना पाएंगे, तो 5 है टोटल, तो 5C3 आंसर होना चाहिए। लेकिन ट्रायंगल का एक खास बात यह है, जैसे ट्रायंगल है, जैसे मान लो लेंथ है ABC, ये तीनों भुजाओं का साइड का, तो ट्रायंगल में 2 भुजाओं का सम, 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। 5C3 में सारा कॉम्बिनेशन इंक्लूडेड है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन ये भी कि 3, 4 और 7 ये लेके बनाओगे तो 3 + 4 = 7 आया, 3 + 4 ग्रेटर होना चाहिए इससे, तो ये वाला ट्रायंगल नहीं होगा। 3, 4, 7 वाला अगर चुनते हो ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए एक ट्रायंगल कम हो जाएगा इस 5C3 में से। तो आंसर क्या होगा? डी। सो डी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन क्या है? ये भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है, आसान क्वेश्चन है। There are 8 men and 8 women present in a group of a band formed by Mr. Gyan. In how many ways a group of 6 people can be made such that a particular woman is always to be included? मतलब 8 men and 8 women का बैंड है जिसको कि मिस्टर ज्ञान ने फॉर्म किया है। कितने तरीके से 6 लोगों का एक ग्रुप बनाया जा सकता है इनमें से? उसमें कंडीशन है कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन, एक पर्टिकुलर महिला हमेशा रहेगी, यही है। कितने तरीके 6 लोगों का एक समूह बनाया जा सकता है जिसमें एक विशेष महिला को सदैव शामिल किया जाता है। तो 8 मेन है और 8 वुमेन है, इसमें से एक महिला हमेशा रहेगी ग्रुप में। तो यहाँ पर हमारे पास चुनने के लिए अब 7 ही महिला है और एक महिला हमेशा रहेगी, पर्टिकुलर महिला, ठीक है। तो एक तो ग्रुप में आ गया, अब 5 लोग और चाहिए, 6 का ग्रुप बनाना है और बचे कितने हमारे पास? 8 और ये 7 मिला 15 लोगों में से 5 चाहिए। बताओ कितने तरीके से हो सकता है? ये तो फिक्स है, एक ही तरीका है इसके लिए, उस महिला के लिए 1 वे ओनली, एक ही तरीका है। बट बाकी 15 में से 5 चाहिए, तो 15C5 है ना, दोनों काम करना है तो इनटू लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल। 15C5 × 1, ये 15C5 ही आएगा। इसी को सॉल्व करना है तो फैक्टोरियल 15 बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 10, आप काट सकते हो 15, 14,
13, 12, 11 बाई फैक्टोरियल 5 खोल लो, 5, 4, 3, 2, 1 इंटू फैक्टोरियल 10, यहाँ भी फैक्टोरियल 10 है, ये कट जाएगा। अब ये 5 या 15, 5 और 3 से 15, ये कट गया है ना। 4 से ये कट गया, 2 से ये 7 काट दो, तो 91 इंटू 13 7 जा 91 इंटू 33 ये करना है, आप कर लो, ये 3003 आएगा। यही आंसर। इतने तरीके से हम 6 लोगों का समूह बना सकते हैं और हमारा आंसर क्या होगा? बी। तो छठा का क्या आंसर है? बी। ठीक है, छठा का आंसर क्या है? बी। अब देखो नेक्स्ट हमारा परिच्छेद का क्वेश्चन है, और क्या है? बेस्ड ऑन द अब पैसेज क्वेश्चन देख रहा हूं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन कैन बी मेड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक होता है एग्जाम में। उपरोक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी धारणा बनाई जा सकती है? ये धारणा किसको बनाना है? पाठक को, रीडर को, जो इस पैसेज को पढ़ेगा, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद आप क्या धारणा बनाए, इस ऑप्शन में से सर्च करना है ना। तो ये बड़ा ही सब्जेक्टिव होता है। हो सकता है एक स्टूडेंट का धारणा कुछ और हो, दूसरे का कुछ और हो, तो बड़ा ही बारीकी से ये क्वेश्चन करना होता है। और मेरे सजेशन है कि जनरली रियल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो अवॉइड करना चाहिए, इसका आंसर गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। चलिए ठीक है, पूर्व धारणा एजम्पशन क्या बना सकते, पढ़ते हैं। एवरीथिंग इन दिस फिजिकल वर्ल्ड इज मेड ऑफ मैटर विच इज मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली इन मोशन। तो ये फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीज है मैटर है, और वो पार्टिकल का बना होता है जो कॉन्स्टेंटली मोशन में होता है। जस्ट एज एवरीथिंग इन नेचर चेंजेस फ्रॉम वन मोमेंट टू द नेक्स्ट, आवर लाइव्स ऑल्सो चेंजेस कंटिन्यूअली। तो बेसिकली बोला कि भाई फिजिकल वर्ल्ड में मैटर का बना होता है, मैटर पार्टिकल का बना होता है, पार्टिकल मोशन में होता है। एवरीथिंग इन नेचर चेंज करता है वन मोमेंट टू अगले मोमेंट, उसी तरह हमारा लाइफ भी चेंज करता है। दिस चेंज ब्रिंग्स टर्मोइल, एजिटेशन एंड इनएविटेबली लॉस, सॉरो एंड पेन। ये जो चेंज होता है लाइफ में, इससे ये सब चीज़ें आती है। ए स्पिरिचुअल मास्टर, जो स्पिरिचुअल जो गुरु होते हैं, हेल्प अस अवेकन फ्रॉम दिस ड्रीम लाइक स्टेट टू एक्सपीरियंस पीस, काम एंड जॉय। जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, हमको ये जो सिचुएशन है, टर्मोइल, एजिटेशन और जो भी लिखा है लॉस, और उससे अलग करके पीस, काम और जॉय एक्सपीरियंस करने के लिए हमें अवेकन करते हैं। दे रिमाइंड अस दैट ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज अ ब्रीफ सजर्न इन आवर सोल्स लॉन्ग वॉइज बैक टू इट्स सोर्स। वे आध्यात्मिक वे हमें याद दिलाते हैं यह मानव अस्तित्व हमारी आत्मा के अपने स्रोत की ओर लंबे यात्रा में एक संक्षिप्त प्रवास है। जो हम अर्थ पे आए, तो हमारे आत्मा का जो अपने सोर्स तक की जो यात्रा है, उसमें एक बहुत ही छोटा स्टॉप इस अर्थ पे है, जो हमारा जीवन है। ठीक है, अब है फॉर नाउ इट इज अप टू अस टू मेक द मोस्ट ऑफ आवर टाइम हेयर ऑन अर्थ, टू लव ईच अदर, serve each other, be kind and compassionate, and face the up and down with calm and equipoise while recognizing the temporary nature of life on earth। बोलता है कि हमारा टेम्पोररी नेचर है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का इस अर्थ पे, मतलब जो एक आदमी का लाइफ है। तो बोलता है कि इस टेम्पोररी नेचर जो हमारा है, इसमें एक दूसरे को लव करें, सर्व करें, काइंड रहें, ये सब चीज़ का है। अप एंड डाउन को फेस करें विथ शांति के साथ। बाय टीचिंग अस मेडिटेशन, सेंट साधु हेल्प अस विदड्रॉ अटेंशन फ्रॉम द फ्लीटिंग आउटर वर्ल्ड। फ्लीटिंग आउटर वर्ल्ड मतलब जो बाहरी वर्ल्ड है, जिसका ब्रिटलनेस, क्षण भंगुरता, फ्लीटिंग क्षण भंगुरता जो है, तो वो जो सेंट है, साधु है, वो हमें विड्रॉ करवाते हैं हमारा अटेंशन इस क्षण भंगुर वर्ल्ड से, ब्रिटल जो ब्रिटलनेस है वर्ल्ड का, एंड फोकस इट ऑन स्टीडी
परमानेंस ऑफ द इनर स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स। हमें ध्यान सिखाकर संत, मेडिटेशन सिखाकर संत हमें क्षण भंगुर बाहरी दुनिया से ध्यान हटाने और आंतरिक आध्यात्मिक दुनिया के स्थिर अस्थायित्व पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे है embarking on the inner spiritual journey we experience ourselves in our true form and awaken to the reality of life। आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हुए हम अपने वास्तविक रूप में खुद का अनुभव करते हैं और जीवन की वास्तविकता के प्रति जागरूक होते हैं। तो ये बताया ये है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है सब चीज़ मैटर है, मैटर पार्टिकल का बना तो एक दूसरे के मोशन में होता है, एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट चेंज होता है, ऐसा ही लाइफ में भी है। अब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, तो वहाँ पे स्पिरिचुअल गुरु आते हैं और हमें इनर पीस के लिए ले जाते हैं। फिर वही बताते हैं कि जो आत्मा का जर्नी अपने लास्ट पॉइंट तक है, उसमें एक मात्र टेम्प्रोरी है फेज है जो हमें लाइफ मिलता है इस अर्थ पे, तो क्यों उसको हम वेस्ट करें, हम क्यों नहीं एक दूसरे को लव करें, अप एंड डाउन को फेस करें विथ पीस वगैरह वगैरह, मेडिटेशन, इन सब की बात हुई है। अब पढ़ते हैं कि क्वेश्चन है कि भाई कौन सा, इसको पढ़ने के बाद क्या एजम्पशन हम बना सकते हैं। लाइफ इज नॉट सोनली फिल्ड विथ टर्मोइल, इट ऑल्सो होल्ड पोटेंशियल फॉर जॉय एंड लव। पोटेंशियल नहीं होता है, पोटेंशियल वाली जस्टिफाई नहीं है, ये एजम्पशन हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, द पैसेज डज नॉट सजेस्ट दैट इनर स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स आर इंटायरली परमानेंट, डज नॉट सजेस्ट दैट इनर स्पिरिचुअल वर्ल्ड आर इंटायरली परमानेंट। ठीक है, तो डज नॉट सजेस्ट करता है भाई इनर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो परमानेंट है, आप खोज सकते हैं, तो ये भी आंसर डज नॉट वाली बात जस्टिफाइड नहीं है। अब आगे मतलब इसको भी हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं, ऐसे सजेस्ट करता है, इनर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बात करता है। ठीक है, आगे द स्पिरिचुअल जर्नी इज नॉट अबाउट एस्केपिंग द फिजिकल वर्ल्ड बट फाइंडिंग पीस विद इन इट। मतलब आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य भौतिक संसार से भागना नहीं है, बल्कि इसके भीतर शांति खोजना है। ठीक है, इसको हम आंसर मान सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, अगला ही पढ़ लेते हैं दोनों, क्योंकि हमें एजम्पशन करना है, धारणा बनाना है इसको पढ़ने के बाद, इसका चांस लग रहा है। डी पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर गाइड इंडिविजुअल टू फाइंड इनर पीस एमिड लाइफ ट्रांजिएंस, ट्रांजिबल क्षण भंगुरता थ्रू प्रैक्टिसेज लाइक मेडिटेशन। ऑब्वियसली ये हम मान सकते हैं, इसमें तो यही बात बताया है कि आध्यात्मिक गुरु ध्यान जैसी प्रथाओं के माध्यम से जीवन की क्षण भंगुरता के बीच आंतरिक शांति पाने के व्यक्तियों का मार्गदर्शन करते हैं। तो डी भी हम धारणा बना सकते हैं। अब सी डी में बेस्ट क्या लग रहा है, तो पैसेज से डायरेक्टली रिलेटेड हमें डी लग रहा है, इसलिए डी को चुनेंगे, सी को हटा देंगे। सो डी इज द राइट आंसर। ये थोड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन भी उसी तरह का था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी गलत होने का चांस होता है, तो जहाँ पे आपको पैसेज पर खुद धारणा बनाना हो एजम्पशन, तो ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड कीजिएगा रियल एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से हमारा क्वेश्चन ये एजम्पशन का ही है। क्या है, बेस्ड ऑन द पैसेज अबव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड बाय द ऑथर। अब पिछले क्वेश्चन से ये डिफरेंट है, ये पूछा है कि इस पैसेज में ऑथर ने, लेखक ने क्या धारणा बनाया है, क्या एजम्पशन है ऑथर का। उस पिछले क्वेश्चन में था रीडर का, जो पाठक हैं, जो पैसेज को पढ़ते हैं, वो क्या धारणा बनाएंगे। यहाँ पैसेज में ऑथर ने, लेखक ने क्या धारणा बनाया वो पता करना है। तो देखिए, पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट विद अ सिंपल रिथमेटिक एग्जाम्पल। से यू आर आस्क्ड टू मल्टीप्लाई 17 by 19. With some time, you could arrive at the answer, that is 323. This is a P problem. इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, P problem. You can solve it reasonably quickly. P stands for polynomial time. अब 17 और 19 को मल्टीप्लाई करना था, आप आंसर तुरंत निकाल सकते हैं, और ऐसे प्रॉब्लम को बोलते हैं
P problem. P मतलब polynomial time. Suppose you are presented with 323 and asked to identify the two prime number multiply to get this. अब जस्ट उल्टा किया कि आपको 323 पता है और आपको ये पता करना है कौन से दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है. ऑब्वियसली इट विल टेक लॉन्ग टाइम, वही लिखा है इसमें. यू विल हैव टू टेक ट्रायल एंड एरर. आप नंबर डाल के देखो किसका प्रोडक्ट ये 323 होगा. रूट अंटिल यू अराइव एट 17 and 19. दिस इज टाइम टेकिंग. This is an NP problem. NP मतलब it takes longer to solve, but once you have the solution, you can verify it quickly. ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं. 17 गुणा 19 तो 323 होता है. NP here is नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम. NP प्रॉब्लम का मतलब हेल्थ केयर. अब आगे हेल्थ केयर पे आ रहा है. ये एक दिखा दिया एग्जाम्पल. अब हेल्थ केयर पे इसको क्या कह रहा है. हेल्थ केयर इज फिल्ड विथ कॉम्प्लेक्स इशू. जो हेल्थ केयर है कॉम्प्लेक्स इशू. तो कंसिडर scheduling in a hospital, assigning doctor and nurses to shifts, booking operating theater for surgery, and organizing patient appointment. It is an intricate puzzle that requires considering various factors, that is staff availability, urgency of medical case, etc., and potential changes such as emergency cases and cancellation. ये क्या है? The P versus NP question इस health care में क्या है? Is this could there be a shortcut to solve NP problem as quickly as P problem? Because the implication is that if P equals NP, we could quickly find the optimal solution to this scheduling problem, thus significantly improving patient care. तो ये हेल्थ केयर का जो प्रॉब्लम है उसको P वर्सेस NP बोला. अगर बोला कि हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए कि P इक्वल्स NP तुरंत सॉल्व हो जाए तो हम शेड्यूलिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. हेल्थ केयर में काफ़ी रिवॉल्यूशन ला सकते हैं. ये सब बातें बोल रहा है पैसेज में. अब क्या बोला है, क्या एजम्पशन ऑथर ने किया है. इफ द P वर्सेस NP प्रॉब्लम वेर रिजॉल्व विथ P इक्वलिंग LP, इट वुड इनेबल द रैपिड रिजोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग इशू इन हेल्थ केयर लीडिंग टू सब्सटैंशियल. सही बात है, ये तो एज्यूम किया ही ऑथर ने. इसका पूरा चांस है सही होने का. अब आगे रिजॉल्विंग द P वर्सेस NP प्रॉब्लम कुड रिवॉल्यूशनाइज हेल्थ केयर शेड्यूलिंग leading to faster and more efficient solution, ultimately benefiting patient care. ये भी सही लग रहा है. तो इसका आंसर बोथ ए बी. आंसर होगा सी इज द आंसर. ठीक है, सी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब यह है एक पजल का क्वेश्चन. और क्वेश्चन क्या है, 7 मेंबर ऑफ अ फैमिली आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ. तो 7 मेंबर, नॉर्थ ये नॉर्थ होता है, साउथ दाहिने ईस्ट वेस्ट, ऐसे ही हम बोर्ड पे लेते हैं या पेपर पे लेते हैं. 7 एरो बनाओ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. क्या इंफॉर्मेशन है. पहला ही इंफॉर्मेशन डेफिनेट है, गौरव इज थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द थर्ड. तो आप 1 2 3 लेफ्ट से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 राइट से, किसी एक साइड से काउंट करते हैं. ये लेफ्ट से 1 2 3. तो गौरव कहाँ है, यहाँ पे है गौरव. गौरव मदर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ गौरव. गौरव की माँ कहाँ पे है, सेकेंड टू द राइट ऑफ. 1 2 ये गौरव की माँ है, मदर. ठीक है. अब आगे है गौरव वाइफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गौरव. ये यहां पर कौन है, गौरव की वाइफ. तो बाएं है, ठीक बाएं. मोनू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ गौरव्स मदर. अब मोनू यहां भी हो सकता है, मोनू यहां भी हो सकता है. बाद में डिसाइड कि मोनू कहां पे. विपुल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मोनू. अभी मोनू का ही नहीं पता है कहां, तो ये हम बाद में यूज कर पाएंगे. बाद में व्हाट इंफॉर्मेशन बाद में यूज करेंगे. ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन दीपा एंड मोनू. दीपा और मोनू कुछ में एक ही बैठ सकता है. तो अगर मोनू को यहां लेंगे, ठीक है, और तो फिर दीपा को यहां लेना पड़ेगा. ठीक है, इससे भी हमें पता नहीं चला मोनू का भी. अब आगे पढ़ते हैं. दीपा फादर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ दीपा. अब मान लो दीपा को यहां लेंगे तो सेकेंड टू द लेफ्ट तो गौरव की वाइफ फादर तो नहीं हो सकता. इसका मतलब पता चला कि मोनू यहां पे है,
और यहाँ पे दीपा है। दीपा के फादर्स कौन हुए? मोनू हुए, ये पता चल गया। तो मोनू कौन हुआ? दीपा का फादर, दीपाज फादर कौन है? मोनू। अब एक इन्फॉर्मेशन होता है, विपुल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मोनू। 1 2 3 विपुल यहाँ पे आ गया, ये भी पता चल गया, विपुल है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ललिता डॉटर एंड मोनू। ललिता की डॉटर और मोनू के बीच, ललिता की ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ललिता डॉटर एंड मोनू, ललिता डॉटर एंड मोनू के बीच में एक ही बैठ सकते हैं। अब मोनू और ललिता की डॉटर ये भी हो सकती है, ललिता की डॉटर ये भी हो सकती है, बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है, बाद में इसको डिसाइड करेंगे। व्हाट लगा लेते हैं। विपुल इज अ मेल, विपुल क्या है? एक मेल है, प्लस लगा दिए। विपुल्स फादर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ललिता डॉटर। अब विपुल के फादर जो हैं थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ललिता डॉटर। देखो ये तो दीपा के फादर हो गए, तो ललिता की डॉटर यही हो सकती है, दीपा हो सकती है। 1 2 3 ये विपुल के फादर होंगे। तो गौरव कौन हुआ? विपुल के फादर। ये कौन है? गौरव, गौरव। इसका मतलब ललिता की डॉटर कौन है? दीपा। ललिता डॉटर कौन है? दीपा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन था हमारा, जहाँ क्वेश्चन, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ललिता डॉटर एंड मोनू, ललिता डॉटर दीपा एंड मोनू के बीच में कौन है? गौरव की मदर है। ठीक है, अब विनोद इज दीपा सन, विनोद इज दीपा सन, एक ही जगह बता हुआ है यहाँ पे। विनोद इज दीपा सन, ये दीपा के फादर मोनू है, तो विनोद यहाँ पे हो गया, और ये मेल है, और क्या है? ये दीपा के सन है, ये पता चला। अब कुछ है, रानी इज डॉटर इन लॉ ऑफ ललिता, रानी इज डॉटर इन लॉ ऑफ ललिता। अब देखो गौरव की माँ, गौरव की वाइफ, तो इसका मतलब है ये कौन है? गौरव की माँ ललिता है, ललिता है, और गौरव की वाइफ कौन है? रानी है ना? तो अब सब पता चल गया, जितना था ये सब पता चल गया हमें। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ठीक है, अब क्या है? हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन रानी एंड ललिता, रानी और ललिता के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? तो रानी किधर है? रानी और ललिता कहाँ है? यहाँ। ठीक है, 2 लोग बैठे हुए हैं, तो क्या आंसर होगा? डी, 2 लोग बैठे हुए हैं, और रानी और ललिता के बीच 2 लोग बैठे हुए हैं। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये पजल बन गया हमारा। अब है नेक्स्ट, नेक्स्ट है 10th। देखो ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इन ए फैमिली देयर आर 7 पर्सन एंड 4 जनरेशन, एक फैमिली है, 4 पीढ़ी है और 7 लोग हैं। P is married to only daughter of S, P is married, यहाँ लिख देते हैं, P married है only daughter of S। अब डॉटर कौन है नहीं पता है, आगे पढ़ते हैं। T is the brother in law of P, अब T ब्रदर इन लॉ है P का, तो यहाँ पे लगा दिया T is the brother in law of P, ये T है, ब्रदर इन लॉ प्लस होगा, ये भाई होगा पी के वाइफ का। चलो ठीक है, हु हैज, ही इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ पी हु हैज ओनली 1 चाइल्ड, ही ब्रदर इन लॉ है पी का और पी का एक ही बच्चा है। ही इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ पी हु हैज ओनली 1 चाइल्ड। ठीक है, he is the brother in law of P who has only 1 child, एक ही बच्चा है पी का, अभी पता करेंगे कौन है। आगे, R is the grandson of U
हु इज द मदर ऑफ पी? यू क्या है? मदर ऑफ पी। तो यू यहाँ मदर ऑफ पी, ये प्लस हो जाएगा। आर इज द ग्रैंड सन ऑफ यू, हु इज द मदर ऑफ पी? आर इज द ग्रैंड सन ऑफ पी, आर इज द ग्रैंड सन ऑफ यू। तो आर यहाँ पे हो सकता है, कोई देखते हैं, प्लस है, आर इज द ग्रैंड सन ऑफ पी। यू, हु इज द मदर ऑफ पी? यू मदर है पी का, ये भी ठीक है। एस फादर हो गए। एस हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन, एस के 2 चिल्ड्रेन, एक तो टी है, एक अभी नहीं पता है। वी इज अ फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली, वी के बारे में इंफॉर्मेशन है। पी इज द मैरिड टू ओनली डॉटर ऑफ एस, ठीक है। हु इज द ओनली सन ऑफ वी? अच्छा, वी यहाँ पे है तो वी माइनस, क्योंकि लिखा है वी इज अ फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। क्यू इज ऑफ सेम जनरेशन एज टी। अब क्यू टी के जनरेशन का है। पी हैज नो सिबलिंग, पी का कोई भाई बहन नहीं है। तो क्यू टी के जनरेशन का है। यहाँ पर कितने लोग हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो क्यू के लिए यही एक पोजीशन है, माइनस। यही बनेगा हमारा फैमिली ट्री। अब क्या है? इफ क्यू इज मैरिड टू पी, क्यू इज मैरिड टू पी, हाउ इज एस रिलेटेड टू पी? एस पी का कौन हुआ? एस फादर इन लॉ हुए, ससुर हुए। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यही हमारा फैमिली ट्री बनेगा। ठीक है, अब आगे। अब देखो, इसमें 4 जनरेशन भी हो गए, 1 2 3 4 जनरेशन, सब चीज इसका जितना कंडीशन था सब कवर हो गया इसमें। नेक्स्ट, अब है क्वेश्चन ये मैथ्स का, और अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हाउ मेनी नेचुरल नंबर कैन बी मेड विथ डिजिट 0 5 6 7 विच आर लेस देन अ मिलियन? 10 लाख से कम हो। 10 लाख पहले क्या होता है? 10 लाख। ये हो गया, कितने जीरो है? 5 6, मतलब 7 डिजिट, 7 अंकों की संख्या से कम, मतलब 6 अंकों तक की संख्या बनाना है। तो इसमें देखो क्या क्या बनेगा। 1 अंक की संख्या, 1 डिजिट संख्या कितने होंगे? 1 डिजिट की संख्या 5 6 7 3 ही होंगे। 2 डिजिट की संख्या, 2 डिजिट के लिए देखो क्या करेंगे, ये 2 बॉक्स बनाएंगे। पहले में हमारा 5 6 7 आएगा, 0 नहीं आएगा, 3 वे। अब यहाँ 0 भी आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है कि कुछ नहीं लिखा हुआ है, अंकों का रिपीटेशन हो सकता है, डिजिट का रिपीटेशन हो सकता है। यहाँ पे 0 5 6 7 कोई भी आएगा। दोनों काम करेंगे तभी तो 2 डिजिट का नंबर बनाएंगे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12। इसी तरह 3 डिजिट, 3 बॉक्स, यहाँ के लिए 3 ही रहेगा, यहाँ 4, यहाँ 4, 4 गुना 4 गुना 3 48। अब आप सीधा बना लें, 4 डिजिट है ना, 5 डिजिट, और हम 6 डिजिट के नंबर तक, संख्या तक बनाएंगे बस। अब ये क्या होगा? 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4, यहाँ होगा 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, और यहाँ होगा 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। यही मल्टीप्लाई के लिखना है। अब ये 16 गुना 12 कितना हो जाएगा? ये मैंने इसको मल्टीप्लाई किए कर रखा है, ये 192 होगा। ये भी मल्टीप्लाई कर, 256 गुना 3, ये मल्टीप्लाई किया है तो 768, और फिर ये मल्टीप्लाई किया है 256 गुना 12, ये आया, जस्ट ए मिनट, 3 12 48 192 768, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3072, ये जोड़ना है। जोड़ सकते हो, अभी जोड़ना पड़ेगा, या तो ये या तो ये, या लगा हुआ सब में, और है तो प्लस करना पड़ेगा, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग। इतने नंबर हम बनाएंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक। जोड़ते हैं, 8 2 10 2 12 8 20 2 22 3 25, 5
और 2 बचा, 2 7 9 6 15, 9 24, 4 28, 1 29, 9, 2 बचा, 2 7 9 1 8, 2 7 9 1 10, 0, अब 1 बचा, 4, 4095 इज द आंसर। C 4095 ये आंसर है। ठीक है, तो ये इस तरह बनाना था क्वेश्चन को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अब है ये क्वेश्चन, देखो क्या है ये। The student in a class are seated according to their marks in the previous examination। मतलब उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, रैंक के समझो, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे क्लास में बैठते हैं। Once it so happens that the 6 of the student got equal marks and therefore the same rank। 6 बच्चों को इक्वल मार्क्स आया, सेम रैंक हो गया। To decide their sitting arrangement, the teacher wants to write down all possible arrangement, one in each of separate bits of paper in order to choose one of these by lots। How many bits of paper है? अब 6 बच्चों का सेम रैंक आ गया, तो हर एक तरह का वो अरेंजमेंट टीचर ने एक अरेंजमेंट एक पेपर में लिखा और एक पेपर का लॉट बना लिया, है ना। तो बोला कितने पेपर के बिट्स बनेंगे। तो ऐसा है, जो 6 बच्चा है, ऐसे समझो तुम, 6 बच्चा है, 1 2 3 4 5 6, मान लो 6। अब इसके ऊपर वाला रैंक तो फिक्स है और इसके नीचे वाला रैंक भी फिक्स है। अब इस 6 को ही तो बेसिकली अरेंज करना है। 6 को कितने तरीके से अरेंज करेगा, कितना तरीका पॉसिबल है। तो 6P6, ऊपर इधर वाला तो फिक्स ही है, ऊपर का रैंक, नीचे का रैंक का सीट फिक्स है। इसी 6 को अरेंज करना है तो 6P6 के तरीके होगा। फैक्टोरियल 6, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और करो सॉल्व इसको, 720 आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 720। 720 पेपर का बिट्स रिक्वायर्ड है, मतलब पेपर रिक्वायर्ड है डिफरेंट अरेंजमेंट लिखने के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 720। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हमारा ये क्वेश्चन है पैसेज का। किसका क्वेश्चन है, पैसेज का। क्या है, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। मतलब तार्किक और विवेकपूर्ण निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं इसको। क्या है, देयर इज द फिजिकल डिलाइट ऑफ सिंकिंग इनटू द प्लसनेस ऑफ पिलो, फीलिंग द जेंटल एम्ब्रेस ऑफ द मैट्रेस एंड अलाउइंग मसल टू अनवाइंड अंडर द फॉल्स विंड ऑफ द AC। तो बता रहा है कि भाई तकिए की कोमलता में डूबने, गद्दे के कोमल आलिंगन के महसूस करने और AC की झूठी हवा के नीचे मांसपेशियों को आराम देने का भौतिक आनंद है, वही लिखा हुआ है। इट इज अ रिटरेट फ्रॉम द डिमांड्स ऑफ ए हेक्टिक वर्ल्ड, ए चांस टू रिलीज टेंशन एंड सरेंडर टू ट्रैंक्विलिटी। टेंशन रिलीज करने का तरीका है शांति के लिए सरेंडर कर जाना, ट्रैंक्विलिटी, है ना। शांति के लिए आत्मसमर्पण का मौका है, जो बेड पे लेटे की बात कर रहा है। देयर इज द मेंटल लिबरेशन दैट कम्स विथ बेड लेजिंग। मतलब यह आत्मनिरीक्षण का समय है, नहीं, बिस्तर पर आराम करने में मानसिक मुक्ति मिलती है, या आत्मनिरीक्षण का समय है, विचारों को समय सीमा और दायित्व के दबाव के बिना भटकने देने का। मतलब बोला इट इज टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, फॉर लेटिंग थॉट्स meander without the pressure of deadlines of obligation. Idea flow freely, solution to life quandaries seem to reveal themselves effortlessly. मतलब विचार स्वतंत्र रूप से बहते हैं, जीवन के उलझनों के समाधान खुद को सहजता से प्रकट करते हैं, चाहे वह ताजी बनी कॉफी के सुगंध का आनंद लेना हो, पर्दों के छन कर आती धूप की गर्मी का आनंद लेना हो, या बारिश की बूंदों की सुखदायक लय को सुनना हो।
अगर बारिश होती है तो बाहर, बिस्तर पर आराम करते हुए बिताया गया हर पल इंद्रियों का उत्सव बन जाता है। ठीक है, तो ये बोला है वेदर इट्स सेवरिंग द एरोमा ऑफ फ्रेशली ब्रूड कॉफी, relishing the warmth of sunlight filtering through the curtains, or listening to the soothing rhythm of raindrops if it does rain outside, every moment spent lazing in bed becomes a celebration of the senses. तो ये बताया कि फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद, काम व्यस्तता के बाद, हेक्टिक डे एक्टिविटीज के बाद जब हम बिस्तर पे जाते हैं तो हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हम पीस फील करते हैं, वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। अब इसके बेसिस पे आपको इसमें निष्कर्ष निकालना है, तो हम देखते हैं क्या आंसर ए है। द पैसेज वैल्यूज रिलैक्सेशन एज ए फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर, emphasizing its role in escaping daily stress for mental well-being. As a form of self-care, ठीक है, emphasizing its role in escaping, नहीं, इसका रोल और भी है, इंट्रोस्पेक्शन का रोल है, पीस ऑफ माइंड, बहुत सारा रोल है, तो ये केवल नहीं हो सकता है आंसर। तो बी, the passage highlight the value of bed lazing as a retreat from life demand, promoting physical relaxation, ठीक है, mental freedom and sensory appreciation. यह परिच्छेद जीवन की मांगों से पीछे हटने के रूप में बिस्तर पर आराम करने का महत्व प्रकाश डालता है, जो शारीरिक विश्राम, मानसिक स्वतंत्रता और संवेदी प्रशंसा को बढ़ावा देता है। इसका ये ऑलमोस्ट पूरे पैसेज को कवर कर रहा है, पैसेज ये वाला ऑप्शन, तो ये आंसर हो सकता है। आगे पढ़ लेते हैं। सेंसरी एक्सपीरियंसेस लाइक कंफर्ट एंड प्लीजेंट स्टिमुली आर सेलिब्रेटेड, इंडिकेटिंग अ डीप एप्रिसिएशन फॉर लाइफ प्लीजर। नहीं, ये एक पार्ट को कवर करता है, पूरे को नहीं कवर कर रहा पैसेज, क्योंकि निष्कर्ष निकालना है तो पूरा पैसेज के बेसिस पे, पैसेज एक एविडेंस के तौर पे काम करता है। सी आंसर नहीं मान सकते। डी, बेड लेजिंग फॉस्टर क्रिएटिविटी एंड इंट्रोस्पेक्शन, suggesting it as a space for free thinking and self-reflection. अब ये भी आंसर लग रहा है, लेकिन बी और डी में जो बेस्ट आंसर है ऑब्वियसली बी है, ये पूरे पैसेज को कवर करता है। सो बी इज द राइट आंसर। इसको हम हटा देंगे क्योंकि हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर चुनना होता है, राइट। अब आप नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट भी हमारा पैसेज का ही क्वेश्चन है और ये भी हमारा इन्फेरेंस का ही क्वेश्चन है, निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या है। सम ऑफ द फैक्टर दैट हैव लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडिया इन्फ्लुएंस इन द रीजन, मतलब उसके आसपास के रीजन में इंडिया के, आर ऑल्सो द रीजन बिहाइंड इंडियाज ग्लोबल प्रोमिनेंस, मतलब क्षेत्र में भारतीय प्रभाव में गिरावट कुछ कारक भारत की वैश्विक विशिष्टता के पीछे के भी कारण है। मतलब उसको रीजनल, मतलब भारत के आसपास जो भारत का प्रभाव कम हुआ है उसके कारण भारत का जो है ग्लोबल प्रोमिनेंस बढ़ गया। कैसे? कंसीडर द फॉलोइंग। द अमेरिकन विड्रॉल फ्रॉम द रीजन, मतलब जो आसपास क्षेत्र भारत का, एंड चाइना फिलिंग दैट पावर वैक्यूम हैज बीन डिसएडवांटेजेस टू इंडिया, बट दिस इज एट द सेम टाइम, यूएस विड्रॉ किया, चाइना उसको वैक्यूम को फिल किया, डिसएडवांटेज इंडिया के लिए है, इंडिया के लिए हानिकारक है, बट दिस इज एट द सेम टाइम। मतलब अब इसका उल्टा भी कुछ बताएगा। A major reason why the United States and its allies are keen to accommodate India's global interests, including in order to push back China in the region. अब चाइना ने स्पेस फिल किया तो इंडिया के लिए हानिकारक तो है, लेकिन एट द सेम टाइम यूएसए और उसके एलाई इंडिया के ग्लोबल इंटरेस्ट को एकोमोडेट किया, चाइना को पुश बैक करने के लिए उस रीजन में। इन द केस ऑफ इंडो पैसिफिक, while interest in the Indo-Pacific has increased, India's global prominence as an indispensable Indo-Pacific power, New Delhi focused on the great power balance in the Indo-Pacific
may have stressed New Delhi a bit too thin in the continental neighborhood। मतलब हिंद प्रशांत के मामले में, जबकि हिंद प्रशांत में रुचि बढ़ी है, एक अपरिहार्य हिंद प्रशांत शक्ति के लिए भारत की वैश्विक विशेषता। हिंद प्रशांत में महान शक्ति संतुलन में भारत का ध्यान महाद्वीपीय पड़ोस से भारत को थोड़ा कमजोर कर सकता है। अब यूएस इंडिया को पुश किया कि इंडो पैसिफिक रीजन में ऊपर लीडरशिप का रोल रखे। हो सकता है इंडिया को अपने रीजन में ये चीज़ें कमज़ोर कर सकता है, क्योंकि यूएस पुश कर रहा है भारत को इंडिया पैसिफिक के लीडरशिप रोल के लिए। आगे है, इफ इंडिया ग्लोबल राइज स्टेम फ्रॉम द ग्रोथ इन एब्सोल्यूट पावर एंड जियोपॉलिटिकल चॉइसेस मेड बाय द लीडिंग पावर ऑफ द कॉन्टेम्परेरी इंटरनेशनल सिस्टम, इंडिया रीजनल डिक्लाइन इज ए प्रोडक्ट ऑफ द डायनामिक्स ऑफ कॉम्पेरेटिव पावर एंड जियोपॉलिटिकल चॉइसेस मेड बाय द रीजन स्मॉलर पावर। अब ये बोला है कि यदि भारत का वैश्विक उत्थान पूर्ण शक्ति में वृद्धि और समकालीन अंतर प्रणाली की अग्रणी शक्ति द्वारा चुने गए भू राजनीतिक विकल्पों से होता है, मतलब जो इंडिया को चुना है ग्लोबल प्रोमिनेंस जो शक्तियां हैं यूएस या उनके एलआई, भारत के क्षेत्रीय गिरावट तुलनात्मक शक्ति गतिशीलता और क्षेत्र की छोटी शक्तियों द्वारा चुने गए भू राजनीतिक विकल्पों का परिणाम है। उस हद तक महान शक्ति संतुलन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्षेत्र की छोटी शक्ति द्वारा संतुलन कार्यों के नजर का प्रतिकूल हो सकता है। बोला कि इंडिया जो सुपर पावर जो भी पावर है उसके साथ एलाई हो रहा है, तो हो सकता है कि शक्ति संतुलन रीजनल क्षेत्र में कमज़ोर हो सकता है और जो छोटे मोटे देश हैं वो अपने आप को नेग्लेक्टेड महसूस कर सकते हैं इंडिया से, ऐसा ही कुछ बोला है। तो इंडिया रीजनल डिक्लाइन इज ए प्रोडक्ट ऑफ द डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव पावर एंड जियोपॉलिटिकल चॉइसेस मेड बाय द रीजन्स स्मॉलर पावर टू दैट एक्सटेंट ओवरलुकिंग द बैलेंसिंग एक्ट बाय द रीजन स्मॉलर पावर। अब इंडिया यूएस से अलाई हुआ तो जो रीजनल छोटे पावर है किसी और से, रसिया से अलाई हो जाएगा। A smaller power to focus on the great power balancing might become counter productive, है ना। तो ये बेसिकली इंडिया का पोजीशन क्या है, क्या अभी कह सकते हो कि फॉरेन पॉलिसी का क्या चल रहा है अभी करंट सिनेरियो, उसके बारे में ये पैसेज है। अब देखते हैं व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल इन्फेरेंस that can be drawn from the above passage। तो बेसिकली ये पैसेज जो है ये बता रहा है इंडिया के आसपास जो छोटे कंट्री है, इंडिया यूएस और एलआई के पास जाता है या यूएस एलआई इंडिया को प्रॉप अप करता है, तो छोटे एलआई बैलेंसिंग एक्ट में दूसरे के पास जाएंगे। हो सकता है इंडिया का अपने रीजन में थोड़ा कमजोर पड़ सकता है डिप्लोमेटिक रिलेशन, ये बताना चाह रहा है। तो पढ़ते हैं इसको। इंडिया रीजनल डिक्लाइन बाय नेग्लेक्टिंग इंटरनल गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक फैक्टर। इंटरनल गवर्नेंस ये सब नहीं है, नॉट जस्टिफाइड बाय द पैसेज, हटाओ इसको। इंडिया ग्लोबल प्रॉमिस राइजेज एज इट्स रीजनल इन्फ्लुएंस वेन्स, कमजोर पड़ता है, इन्फ्लुएंस बाय शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स लाइक द अमेरिकन विड्रॉल एंड चाइना एक्सपेंशन इंडो पैसिफिक। भारत की वैश्विक विशेषता बढ़ रही है क्योंकि इसका क्षेत्रीय प्रभाव घट रहा है, जो कि अमेरिकी वापसी, जो अमेरिका विड्रॉ किया, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के विस्तार जैसे बदलते भू राजनीतिक गतिविधि से प्रभावित था। ऑब्वियसली इसका आंसर होने का पूरा चांस है, पैसेज में यही बात है। आगे पढ़ते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट एंड इट्स एलाई आर एकोमोडेटिंग इंडिया ग्लोबल इंटरेस्ट प्राइमरीली टू काउंटर बैलेंस चाइना इन्फ्लुएंस इग्नोरिंग अदर स्ट्रैटेजिक। इग्नोरिंग जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है, प्राइमरीली भी जस्टिफाइड नहीं है, तो इसका होने का चांस नहीं। आपको हर एक वर्ड को ऑप्शन का विकल्प का जस्टिफाई करना होता है पैसेज के अंदर। इग्नोरिंग जस्टिफाइड, इग्नोरिंग के लिए कोई लाइन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कट गया। अब आया डी पे। इंडिया फोकस ऑन द इंडो पैसिफिक पावर बैलेंस स्ट्रेंथ्स इट्स कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस इग्नोरिंग पोटेंशियल रीजनल ग्लोबल स्ट्रेटजी सिनर्जी। क्या है, भारत का हिंद प्रशांत शक्ति संतुलन में ध्यान केंद्रित करने से उसके महाद्वीप पर दबाव पड़ता है तथा संभावित क्षेत्रीय वैश्विक राजनीतिक तालमेल की अनदेखी होती है। क्षेत्रीय वैश्विक तालमेल की अनदेखी वाली बात नहीं, ये जस्टिफाइड नहीं है। इग्नोरिंग पोटेंशियल नहीं, ये जस्टिफाइड नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सो डी इज द बेस्ट आंसर।
यही हमारा आंसर है। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, ये आंसर है। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या है, मैथ्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ रवि इन ए ग्रुप ऑफ 21 पीपल। रवि का क्या वेट है? पहला स्टेटमेंट, इफ द, ऑब्वियसली डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है, इफ द वेट ऑफ दिस पर्सन इज नॉट इन, रवि का पर्सन नहीं इंक्लूड किया गया, द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप डिक्रीजेज बाय 4 kg while their average weight was 24 kg। तो जब रवि था तो औसत क्या था? 24 kg। तो टोटल वेट मतलब 21 लोगों का क्या हो गया? 21 गुना 24, इसमें रवि का वेट इंक्लूडेड है। अब बोलता है रवि का वेट अगर हटा देते हैं तो एवरेज 4 kg से घट जाता है, तो नया टोटल वेट जिसमें रवि नहीं है वो 20 लोग हो गए और 20 kg हो जाएगा, औसत 4 kg घट गया, ये 400 आया। इसमें रवि का वेट इंक्लूडेड है, इसमें नहीं है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो रवि का वेट पता चल जाएगा। तो पहले कथन से रवि का वेट पता चल जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, दूसरे से क्या होता है? द वेट ऑफ दिस पर्सन मतलब रवि एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड इज 87 kg। रवि का वेट इससे नहीं पता चलेगा दूसरे से, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। कथन 1 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। राइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, इन विच डायरेक्शन इज के फ्रॉम एल, मतलब एल से किस डायरेक्शन में के है। चलिए पहला कथन, एन इज इन साउथ फ्रॉम एल, एल अगर है तो एन साउथ में है नीचे। फिर क्या है, विच इज द वेस्ट ऑफ के, मतलब एल के पश्चिम है। ठीक है, अब पूछा क्या, के फ्रॉम एल किस डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज के फ्रॉम एल। अब पता चल गया के एल से किस डायरेक्शन में, पता चल गया यहाँ से, है ना। एन साउथ ऑफ एल विच इज इन द वेस्ट ऑफ के। अब के एल से किधर है, दिख रहा है इस डायरेक्शन में। पहले कथन से तो आंसर पता चल गया। अब दूसरे को देखते हैं, एल एंड एम आर इन स्ट्रेट लाइन, एल एंड एम स्ट्रेट लाइन है। एल और एम स्ट्रेट लाइन में है, ये हो सकता है या ये भी हो सकता है, ठीक है। एन इज इन द साउथ फ्रॉम के। अब के और एम, एन इज इन द साउथ ऑफ फ्रॉम के। अब के कहाँ लेंगे, मान लो के यहाँ लिए तो एन कहाँ है, साउथ में, और के हम यहाँ भी ले सकते हैं, इस वाले में के यहाँ लेंगे तो इधर ले सकते हैं, एन साउथ में। अब यहाँ पे के और एल का डायरेक्शन पता नहीं चल पाएगा। अगर के नीचे लिया यहाँ पे, अगर ये वाला आ गया, के यहाँ लेते हो और यहाँ पे एन, है ना, तो एल एन कुछ और हो जाएगा, एल एन के सॉरी के एल के बीच डायरेक्शन यहाँ पर कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और हो जा रहा है। तो दो से आंसर नहीं पता चलेगा, केवल एक स्टेटमेंट 1, ठीक है, इसी से पता चल रहा है, केवल इसमें नहीं पता चल रहा है। स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन। अब ये फिर से हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया। ये क्या है देखें, देयर आर 25 पीपल अमॉन्ग होम 2 आर सिस्टर, 2 बहनें हैं इस पे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज देम अराउंड अ सर्किल सो दैट देयर इज एग्जैक्टली 1 पर्सन बिटवीन द 2 सिस्टर। एक सर्किल, 2 बहनें सिस्टर, इसके बीच में एक आदमी होना चाहिए। तो देखो ये आदमी को, क्योंकि 2 बहनें ही हैं, तो ये आदमी बाकी 23 में से कोई होगा, तो 23C1 तरीके चुन सकते हो, है ना। अब क्योंकि दोनों बहनें के बीच में ये आदमी हो और दोनों बहनें ऐसे ही पोजीशन में रहेंगे, इस तीनों को एक ग्रुप मानो, एक, तो बचे कितने, 22 और, तो 22 + 1,
तो 23 आदमी को पहले अरेंज कर दो। ये 3 को एक ग्रुप, सिंगल ग्रुप, 1 ग्रुप मान रहे हैं, बाकी 23 को अरेंज करोगे सर्किल के अराउंड, तो पता है फैक्टोरियल 23 - 1 होता है। n लोगों को सर्किल के अराउंड अरेंज करते हैं तो फैक्टोरियल n - 1 वे में हो सकता है, वो लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे जा कंसंट्रेट करते हैं, ये आदमी 23C1 लगा ही दिया मैंने, तो 23C1 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। और ये दोनों बहनें भी तो आपस में अरेंज हो सकती है, एक बहन यहाँ बैठी दूसरी यहाँ है, मान लो सिस्टर 1 सिस्टर 2 यहाँ भी तो आ सकती है, सिस्टर 1 यहाँ, ये दोनों आपस में अरेंज होंगे 2 तरीके से। अब ये तीनों काम करना है तो तभी हमारा फाइनल काम होगा, तो इनटू लग जाएगा, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 22 इंटू 23 एंड दिस इज फैक्टोरियल 23। तो हमारा क्या आंसर है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, ए नंबर लॉक ऑन ए सूटकेस हैज 4 wheels, ईच लेवल्ड विथ 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। एक नंबर लॉक ऐसे, ये 4 व्हील है इसमें और सब पे 0 से 9, जैसे घुमा के नहीं हम लॉक लगाते हैं नंबर, वही वाला है। 4 व्हील है जिसमें 0 to 10 इस पे है, 0 to 10 इस पे लिखा हुआ है, ऐसे 0 1 2 ऐसे लिखा रहता है ना, वैसे सब पे है। इफ ओपनिंग ऑफ द लॉक इज ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट विथ नो रिपीट्स, हाउ मेनी सच सीक्वेंस विल बी पॉसिबल? ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक। हम लोग कोड लगा के रखते हैं, उसको लगाते हैं तभी खुलता है। तो पहले तो देखो कि भाई इफ ओपनिंग ऑफ द लॉक इज ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट विथ नो रिपीट, हाउ मेनी सच सीक्वेंस विल बी पॉसिबल? ऐसे कितने सीक्वेंस पॉसिबल हैं? क्योंकि रिपीट नहीं करना है। मान लो इसे 1 लिए तो इसमें कुछ और लोगे, इस पर कुछ और लोगे, इस पर कुछ और लोगे। तो यहाँ पे देखो, मान लो इसके लिए तो 10 पॉसिबिलिटी, तो इसके लिए 9 संख्या का अंकों का पॉसिबिलिटी, इसके लिए 8, इसके लिए 7। चारों काम करेंगे तभी कोड बनेगा। 10 इंटू दिस और मल्टीप्लाई करते हैं 90 गुना 56, तो 9 6 जा 54, 5 9 5 जा 45 प्लस 5 और ये 5040। इतने तरह के हम कोड बना सकते हैं। ठीक है, अब है ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक। इसमें से इतने जो बनेंगे, इसमें से एक ही कोड से खुलेगा, तो 5039 अटेम्प्ट तो अनसक्सेसफुल हो सकता है मैक्सिमम, है ना। तो इतने 5040 में से एक माइनस करो तो 5039 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका, ए। समझ गए? इतने कोड पॉसिबल है, इसमें एक सही है, तो कितने गलत अटेम्प्ट हो सकते हैं, -1 5039, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फिर से पैसेज का क्वेश्चन आया, देखें क्या है ये। A team of 64 scholars analyzed 3,000 studies, mostly peer-reviewed published articles across the world to examine scientific evidence on the political impact of the Sustainable Development Goals within national and global governance to address pressing challenges of poverty eradication, सोशल जस्टिस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। मतलब इतने स्कॉलर 3000 स्टडी को एनालाइज किया, क्या किस चीज़ के लिए, तो एग्जामिन करना कि भाई साइंटिफिक एविडेंस ऑन द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, ठीक है, और विद इन नेशनल एंड ग्लोबल गवर्नेंस टू एड्रेस प्रेसिंग चैलेंज ऑफ, इस काम के लिए
64 अध्येताओं की एक टीम ने गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक शासन के भीतर सतत विकास लक्ष्यों के राजनीतिक प्रभाव पर वैज्ञानिक प्रमाण की जांच करने के लिए इतने अध्ययनों का विश्लेषण किया, जिनमें से ज़्यादातर सहकर्मी समीक्षित प्रकाशित लेख थे। समझ गए? यही है। द रिजल्ट विच वेयर पब्लिश्ड इन द जर्नल, रिजल्ट को पब्लिश किया है कौन जर्नल में? नेचर सस्टेनेबिलिटी, September 2022 issue under the leadership of Professor Frank Bierman of the Copernicus Institute of Sustainable Development। ठीक है, ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के हैं, नीदरलैंड के यूनिवर्सिटी के हैं। डिजर्व वाइड डेलिब्रेशन डिस्कशन स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजेंडा 2030 इम्प्लीमेंटेशन। एनालाइजिंग 5 डायमेंशन, क्या एनालाइज कर रहे हैं? जो आया था वो इशू में जो पब्लिश हुआ रिजल्ट, 5 डायमेंशन को एनालाइज कौन कैसे? ग्लोबल गवर्नेंस, डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम, द इंटीग्रेशन एंड कोहेरेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी, द इंक्लूसिवनेस ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल लेवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी। दे कंक्लूडेड, क्या कंक्लूड किए? दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल thus far have had mainly discursive effect but also have led to some isolated normative and institutional reform। तो उन्होंने 5 आयामों अर्थात कौन कौन से? वैश्विक शासन, घरेलू राजनीतिक प्रणालियाँ, संस्थानों और नीतियों का एकीकरण और सुसंगतता, स्थानीय से वैश्विक स्तर पर शासन की समावेशिता और पारिस्थितिक अखंडता की सुरक्षा का विश्लेषण किया गया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अब तक सतत विकास लक्ष्यों का असंबद्ध प्रभाव देखने को मिला है, असंबद्ध, परंतु कुछ पृथक मानक और संस्थागत सुधार भी हुए, मतलब थोड़ा बहुत सुधार हुए हैं, आइसोलेटेड केसेस सुधार का, लेकिन अभी तक जो इफेक्ट है वो असंबद्ध प्रभाव मिले हैं। इन सब चीज़ों पे, इन सब चीज़ों पे जो है लिखा हुआ है। ठीक है, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय, पर्यावरण वगैरह वगैरह पे। अब हमें इम्प्लीकेशन बताना है, क्या इम्प्लाई करता है? द स्टडी फाउंड दैट SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG वही बोल रहा है ये, हैव रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड नॉर्मेटिव एंड वाइड स्प्रेड जस्टिफाइड आइसोलेटेड। ठीक है, ये गलत हो गया। B, द रिसर्च कंक्लूडेड दैट SDG हैव हैड मिनिमल इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। मिनिमल वाली बात जस्टिफाइड नहीं है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है इसमें, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। C, the study suggests that SDG have effectively addressed all pressing challenges related to poverty eradication, social justice। नहीं, effectively addressed all एकदम जस्टिफाइड नहीं है, पैसिव ऐसा नहीं है। लास्ट में पढ़ लो कंक्लूड क्या हुआ है। The SDG have sparked discussion but mainly led to rhetoric with limited actual changes observed. More evaluation is needed, especially for Agenda 20। Yes, this is the answer। इस पैसेज को पढ़ने के बाद यही इम्प्लीकेशन लग रहा है। सतत विकास लक्ष्यों ने चर्चा को शुरुआत किया है, लेकिन इसमें मुख्यतः बयानबाजी ही हुई है, जिसके कारण वास्तविक परिवर्तन सीमित स्तर पर ही देखने को मिले हैं। एजेंडा 2030 के क्रियान्वयन के लिए और अधिक मूल्यांकन की आवश्यकता है। तो यही निष्कर्ष निकाला गया है, निष्कर्ष यही पता चलता है। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैसेज ही है हमारा, और सेंट्रल मैसेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल मैसेज ऑफ द अबव पैसेज। सेंट्रल मैसेज, मुख्य संदेश क्या है? अब इसलिए पूरा पैसेज पढ़ के पता चलेगा कि इसका मुख्य संदेश क्या है। क्या है? पीपल ऑफन क्वेश्चन वेदर एनीबडी कैन वर्क सिंसियरली एंड एफिशिएंटली विदाउट डिजायर। ऐसा क्वेश्चन करता है। सिंसियरिटी बिकम्स नेचुरल एंड एफिशिएंसी पिक्स व्हेन एक्शन आर नो लॉन्गर मोटिवेटेड बाय डिजायर। अक्सर लोग यह सवाल करते हैं कि क्या कोई व्यक्ति बिना इच्छा के ईमानदारी और कुशलता से काम कर सकता है? ईमानदारी स्वाभाविक हो जाती है और दक्षता तब चरम पर होती है जब कार्य इच्छाओं से प्रेरित
नहीं होते हैं। चलिए ठीक है। डिजायर मेक द माइंड क्लिंग टू फ्यूचर गेन और लॉस इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट टास्क। ठीक है, तो डिजायर से क्या होगा कि भाई माइंड का ये सोचता है कि फ्यूचर गेन होगा या लॉस होगा, इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट टास्क से भटक जाता है मन। इच्छा मन को वर्तमान के बजाय भविष्य के लाभ या नुकसान की ओर आकर्षित करता है। ठीक है, इट एकम्पनीज एक्सपेक्टेशन, डिजायर की बात कर रहा है, एंग्जाइटी एंड फियर एंड अफेक्ट अटेंशन एंड परफॉर्मेंस। डिजायर ये काम करता है कि भाई डिजायर के साथ एंग्जाइटी, फियर, एक्सपेक्टेशन, और इससे क्या होता है, अटेंशन भी घटता है, परफॉर्मेंस भी घटता है। वी आर बॉर्न विथ एन इनसफिशियंसी दैट मेक्स अस लुक फॉर हैप्पीनेस एक्सटर्नली। बाहर हम खुशी खोजते हैं। वी आर बॉर्न विद द delusion that something from the world will fulfill that lag and make us happy। और ये भ्रम है हमारा कि हम बचपन से सोचते हैं कि नहीं, वर्ल्ड में कुछ ऐसा मिल जाएगा जो हमें हैप्पी कर सकता है। हैज एनीबॉडी एवर बिकम परमानेंटली हैप्पी बाय गेनिंग एनीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड? मनी, पावर, कॉम्पेनियनशिप, फेम और एप्रिसिएशन, कोई खुश हुआ है क्या इन सब चीज मिलने से? इवन द मोस्ट ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस लास्ट until the mind pick up some other lag or fear of losing what we have gained। मतलब बोलता है कि भाई ये हैप्पीनेस थोड़े दिन के लिए ही रहता है। ठीक है, फिर माइंड में आ जाता है कि भाई कहीं जो हमें हैप्पीनेस मिला है वो लूज ना कर जाए, तो उसे फिर से हमारे पास हैप्पीनेस चला जाता है। इट इज नॉट द फुलफिलमेंट ऑफ आवर डिजायर दैट मेक्स अप, इट इज द एलिमिनेशन ऑफ डिजायर दैट ट्रूली मेक्स अस हैप्पी। मतलब डिजायर को एलिमिनेट करेंगे तो ट्रूली हमें हैप्पी करेगा। ये पैसेज में लिखा हुआ है। सेंट्रल मैसेज देखे क्या है? हैप्पीनेस इज अटेन्ड थ्रू द परसूट एंड एक्विजिशन ऑफ एक्सटर्नल डिजायर सच एज दिस। नहीं, ये तो नहीं है। सिंसियरिटी एंड एफिशिएंसी इन वर्क आर इनहेंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिजायर। नहीं, इनहेंस नहीं, घटता है। द सेंट्रल मैसेज ऑफ पैसेज इज दैट ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम एलिमिनेटिंग डिजायर रादर देन फुलफिलिंग देम। यस, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर जो नीचे लिखा हुआ है। डी, डिजायर इज एसेंशियल ऑफ मेंटेनिंग फोकस एंड अटेंशन ऑफ प्रेजेंट टास्क। नहीं, इससे तो फोकस हट जाता है, पैसेज में यही है। सो सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्या है। अमोंग ABCD E, हु इज द यंगेस्ट? कंसीडर फॉलोइंग। यंगेस्ट कौन है? तो पहला कथन डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। पहला, C एंड E आर यंगर देन A। तो C और E क्या है? A से छोटा है। D इज ओल्डर देन C। D C से ओल्डर है। और D तो ओल्डर कौन है? E एंड B। D से ओल्डर कौन है? E B। E B में रिलेशन नहीं पता है। तो देखो अल्टीमेटली अगर दोनों को कंबाइन करोगे तो C से ऊपर कौन है? D E B A, चारों है, तो C सबसे यंगेस्ट होगा। तो दोनों कथन को मिलाएंगे तो आंसर मिलेगा हमें। तो बोथ स्टेटमेंट आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारा है ये सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। क्या है? ऑल ब्लैक इज रेड। ऑल ब्लैक इज रेड। ऑल ब्लैक इज रेड, ठीक है। ऑल रेड इज ग्रीन, ठीक है। ऑल रेड इज ग्रीन। अब क्या है? सम ग्रीन आर पिंक। अब सम ग्रीन आर जो पिंक है, बेसिकली सम ग्रीन आर पिंक। अब सम ग्रीन आर पिंक, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है। ये सब पिंक आप, ये सब पॉसिबिलिटी है ना। अगला है नो पिंक इज वाइट। अगला क्या है? नो पिंक इज वाइट। अगला है नो पिंक इज वाइट। और पिंक एंड वाइट में कोई रिलेशन नहीं है, तो वाइट बाहर भी हो सकता है
या व्हाइट इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या व्हाइट ऐसे भी हो सकता है, पिंक से रिलेशन नहीं है। अब पढ़ते हैं, नो व्हाइट इज ब्लैक, नहीं, यहाँ व्हाइट ब्लैक कॉमन भी हो गया है, कुछ ना कुछ कॉमन है यहाँ पे, ये गलत हो गया, ये नहीं कंक्लूड कर सकते। सम पिंक इज ब्लैक, यहाँ पे पिंक और ब्लैक में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, ये भी गलत हो गया। सम ग्रीन आर ब्लैक, एनी टाइम किसी भी सिचुएशन में सम ग्रीन आर ब्लैक, ये वाला जो इधर तो कुछ ग्रीन भी तो है, क्योंकि ये तो ग्रीन के विद ही नहीं है ना, ब्लैक वाला ग्रीन के विद ही नहीं है, तो सम ग्रीन आर ब्लैक तो होगा ही होगा। तो डी इज द थर्ड इज द राइट कंक्लूजन, तो ओनली 3 फॉलोस। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, सपोज a city has p parallel load रनिंग ईस्ट वेस्ट, तो ठीक है, p पैरेलल रोड ऐसे है, ठीक है, रनिंग ईस्ट वेस्ट। q पैरेलल लोड्स रनिंग नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ ये है हमारा, है ना, नॉर्थ साउथ ऐसे, ठीक है। तो ऐसे p पैरेलल लोड्स है, नॉर्थ साउथ कितना है? q। अब क्या बोलता है, हाउ मेनी शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट्स आर पॉसिबल टू गो फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द सिटी टू इट्स डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। मतलब मान लो यहाँ से यहाँ जाना है, तो कितने शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए इस रोड से इस रोड पे जाएंगे, इस रोड पे जाएंगे, इस रोड पे जाएंगे, ऐसे अगले रोड पे जाएंगे, और फिर नीचे एक रोड दो रोड ऐसे। तो बेसिकली हमें यहाँ से जाना है तो Q-1 रोड तो पकड़ना ही पड़ेगा ऐसे, और नीचे P-1 रोड पकड़ना पड़ेगा। अब Q-1 प्लस P-1 इतने हमारे पास अल्टरनेटिव है, मतलब कितने हो गए? P प्लस Q-2। अब मान लो Q-1 चुनते हो, तो इधर वाला चुन लिए, नॉर्थ साउथ वाला, तो बचेगा क्या? P-1, तो हम क्या चुनेंगे? ईस्ट वेस्ट वाला ही चुनेंगे। तो P प्लस Q-2 C Q-1, मतलब इधर वाला चुन, नॉर्थ साउथ चुन लिए रोड, तो अपने आप फिर क्या चुनेंगे? P-1 पॉसिबिलिटी ईस्ट वेस्ट का है, या ये भी हो सकता है P प्लस Q-2 C P-1, मतलब जितने पॉसिबिलिटी है उसमें से P-1 ईस्ट वेस्ट चुन लिए रोड, तो फिर तो हमें Q-1 नॉर्थ साउथ चुनना ही पड़ेगा यहाँ पहुँचने के लिए। ऐसे देखो ना, इस रोड पे हो, मान लो सपोज करो यहाँ पे हो, तो 4 रोड तो 1 2 3 4 रोड चुनना पड़ेगा, और नीचे 1 2 3 चुनना पड़ेगा यहाँ पहुँचने के लिए। तो ये 4 3 का कॉम्बिनेशन जैसे ही बना दो, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन, 4 और 3 साथ में 4 चुन लो, तो अपने आप 3 छूट जाएगा, बच जाएगा जो चुनोगे। वैसे देखो 4 इधर है, 1 2 3 4 रोड, 1 2 3, तो 4 3 7 हुआ ना टोटल से, 1 2 3 4 5 इधर है, और 1 2 3 4, 5 4 9 रोड है, बट यहाँ 4 3 7 ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो है ही, तो उसके लिए 4 ही रोड इधर है और 3 रोड नीचे है, ये पकड़ना पड़ेगा तभी यहाँ पहुँचेगा। तो 4 3 7 हमारा हो गया पॉसिबिलिटी, और 7 में से अगर हम पहले ये 3 रोड चुन लेते हैं, तो 4 जो बचेगा वो कौन सा रोड बचेगा? यही वाला 4 बचेगा ना, वो अपने आप चुना जाएगा। इसमें से 3 चुने, 4 अपने आप चुनोगे। ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, तो इसमें क्या दिख रहा है आंसर? हाँ, ये दिख रहा है मुझे, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, ए पेस्ट्री शॉप ओनर हैज unlimited supply of 10 different type of pastry. If a customer asks for a 6 pastry arrangement such that arrangement should start and end with the same type of pastry, in how many way the arrangement can be made by the pastry shop owner? मतलब मान लो 1 2 3 4 5 और 6 पेस्ट्री का बनाना है। यहाँ पे पेस्ट्री जो होना चाहिए एक ही टाइप का होना चाहिए,
और बाकी यहाँ पर सेम लो डिफरेंट लो कुछ अरेंज करना है, यही है। तो पहले तो 10 तरह के पेस्ट्री है, तो इसके लिए तो चुनोगे, तो कोई एक चुनोगे 10C1, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, इस तरीके चुन सकते हो। अब इन सब के लिए तो 10-10 पॉसिबिलिटी है, कोई भी पेस्ट्री लगा दो 10 में से कोई एक, तो ये सब काम का ये भी करना है और ये भी करना है, तो इनटू करना पड़ेगा तभी तो होगा ना, इनटू करना पड़ेगा। 10C1 भी 10 होता है, तो ये 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये क्या आएगा 10 की पावर 5। तो क्या आंसर होगा? इतने तरीके से ये अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा 10 टू द पावर 5। तो क्या किया, पहले यहाँ पे चुना, वही यहाँ पे भी होगा 10C1, 10 में से कोई एक, बाकी इन सभी के लिए 10-10 ऑप्शन, 10 में से कोई भी एक लगा सकते हो। सब काम एक साथ करना है तो मल्टीप्लाई कर दिए, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, फिर से पैसेज का क्वेश्चन है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फेरेंस। फिर से निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। Who has a type A personality is an anxious overachiever। का टाइप ए पर्सनालिटी वो एनेक्जियस ओवरअचीवर है, अनेबल टू सेट बाउंड्री एंड कॉन्स्टेंटली एंगेजिंग इन पीपल प्लीजिंग बिहेवियर। पीपल प्लीजिंग बिहेवियर लगा रहता है। जिसका व्यक्तित्व टाइप ए प्रकार का है, वह अत्यधिक उपलब्धि हासिल करने वाला चिंतित व्यक्ति है, सीमाएं निर्धारित करने में असमर्थ व्यक्ति है, और लगातार लोगों को खुश करने वाले व्यवहार से संबंध है उसका, टाइप ए पर्सनालिटी वाले का। इन ए क्लिप, एक वीडियो क्लिप कोई है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट वायरल वीडियो ऑन सोशल मीडिया, इट इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ ए फैमिली। जो एल्डेस्ट डॉटर है उसका टाइप ए पर्सनालिटी है। इन ए क्लिप दैट हैज बीन वॉच्ड ओवर 6 मिलियन टाइम, कोई वीडियो क्लिप है जिसको 6 मिलियन टाइम वॉच किया गया है। गोइंग बाय द रिस्पॉन्स टू द वीडियो एज वेल एज ट्वीट ऑन द सेम सब्जेक्ट, are you happy or are you the oldest sibling, and also a girl, the parentification of the oldest female child has a wide resonance। भाई इस तरह का वीडियो डाला गया है एल्डेस्ट डॉटर से रिलेटेड, और रिस्पॉन्स टू द वीडियो भी था ट्वीट पर, कि ट्वीट पर सब्जेक्ट क्या था, आर यू हैप्पी और आर यू द ओल्डेस्ट सिबलिंग, सबसे बड़े बच्चे हो और लड़की हो। द पेरेंटिफिकेशन ऑफ द ओल्डेस्ट फीमेल चाइल्ड हैज ए वाइड रिजोनेंस, मतलब हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में बताया गया कि यह एक परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। उस वीडियो क्लिप को 6 मिलियन से अधिक बार देखा गया। वीडियो के प्रति प्रतिक्रियाओं के साथ साथ इसी विषय पर एक ट्वीट, क्या आप खुश हैं या आप सबसे बड़ी भाई बहन है, और एक लड़की भी है, सबसे बड़ी महिला बच्चे के माता पिता बनने की व्यापक, सबसे बड़ी महिला बच्चे के माता पिता बनने व्यापक प्रतिध्वनि है, रिजोनेंस है, ठीक है। फैमिली आर हाउएवर नॉट सो सिंपल। इफ देयर आर ओल्डर डॉटर बर्डन्ड बाय केयर गिविंग, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल फॉर द रिवर्स। उल्टा भी है कि केवल बड़ी बहन नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, कोई और भी हो सकती है, हो सकता है। इन द रेम ऑफ फिक्शन, द मोस्ट फेमस वन इज द नॉवेल टर्न्ड फिल्म माई सिस्टर। फिल्म है माई सिस्टर्स कीपर, where the youngest daughter is only born to ensure the older daughter lives। अब यहाँ पर इस फिल्म में यंगर डॉटर को दिखाया गया कि वो केयर गिविंग है। इस फिल्म में इफ सोशल मीडिया हैज वैलिडेटेड द एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम एंड हेल्प्ड मेनी फील सीन, it has also overlooked the experience of millions of others whose life cannot be flattened into a single role। बोलता है कि कथा साहित्य के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध उपन्यास से बनी फिल्म माई सिस्टर कीपर है, जिसमें सबसे छोटी बेटी केवल यह सुनिश्चित करने के लिए पैदा होती कि बड़ी बेटी जीवित रहे। अगर सोशल मीडिया ने एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम को मान्य किया है तो कई लोगों को देखा हुआ महसूस कराने में मदद की है, तो इसने लाखों अन्य लोगों के अनुभव को भी नज़रअंदाज कर दिया, जिसे जीवन को एक ही भूमिका में बांधा नहीं जा सकता। तो बेसिकली टाइप ए पर्सनालिटी की बात किया है, और वो किसके पास होता है,
वो पैसा कैसा होता है पर्सनैलिटी और किसके पास, तो बड़ी बेटी के पास होता है। ये एक वीडियो में पता चला या एक ट्वीट से पता चला, लेकिन उसको फिर बाद में उसके अगेंस्ट ही बात किया कि एक फिल्म बताया जिसे बताया कि छोटी बहन जो है वो पैदा ही लेती है बड़ी बहन के ज़िंदगी के लिए। फिर आगे उस चीज़ को बेसिकली अगेंस्ट में ही बात हुआ है बड़ी बेटी वाले सीन, बड़ी बेटी वाली बात के। अब which of the following the most logical and rational inference that can be made from the passage? अब है इसमें क्या है, all eldest daughter in family exhibit type A personality। all eldest ये जस्टिफाइड नहीं है यहाँ पे, बाद में तो कट किया है उस चीज को। बी fictional representation such as my sister keeper accurately depict real life family dynamics and experience। accurately depict real life, नहीं रियल लाइफ वाली बात नहीं है, इन द रेम ऑफ फिक्शन ऐसे स्टार्ट हुआ है, ये नहीं है। सी द एक्सपीरियंस एंड चैलेंज फेस्ड बाय एल्डेस्ट डॉटर इन फैमिली आर यूनिवर्सल एंड कैन बी जनरलाइज टू ऑल फैमिली। एकदम ये गलत है, यूनिवर्सल भी नहीं, जनरलाइज भी नहीं कर सकते हो, तो ऑब्वियसली डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। क्या है, द पैसेज हाईलाइट एल्डेस्ट डॉटर सिंड्रोम seen in a viral video where the oldest daughter showed type A traits and anxiety. It acknowledged its resonance while recognizing diverse family experiences. Obviously, D is the right answer. So, D is the right answer. समझ गए? चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं।